Then our next topic is the external auditory canal. This is the external auditory canal. तो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसकी ओरिजिन जो होती है फर्स्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट से होती है। जो फर्स्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट होता है उससे इसकी ओरिजिन होती है। एक्टोडर्मल इन्वेजिनेशन होता है। इसकी डेवलपमेंटल स्टेज क्या होती है? एट द 6th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, तो एक्टोडर्म ऑफ द फर्स्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट proliferate to form a solid epithelial plug which is called meatal plug। तो जो 6th वीक इंट्रायूट्राइन लाइफ में meatal plug का फॉर्मेशन होता है, ये देखिए, दिस इज द meatal plug। ये जो है तुम्हारा फर्स्ट आज से फॉर्म होता है। तो 7th मंथ में, इंट्रायूट्राइन लाइफ के 7th मंथ में क्या होता है, ये meatal plug जो होता है अंडरगो द कैनालाइजेशन, इसे कैनाल का फॉर्म होता है। तो जिससे बनता है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो इसमें जो कैनाल का फॉर्मेशन होता है ये यहाँ से स्टार्ट होता है अंदर से बाहर की तरफ। ये आपको दिख रहा है, meatal plug start from the bony meatus near the tympanic membrane and the progress outside। ठीक है, तो ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होता है फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से बनता है, फर्स्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट से बनता है। और meatal plug बनता है जो 6th वीक में, उसके कैनालाइजेशन की वजह से जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है? अगर ये कैनालाइजेशन ना हो, फेलियर ऑफ द कैनालाइजेशन इज कॉल्ड द कंजेनाइटल ऑरल एट्रेसिया। इसे कहा जाता है कंजेनाइटल ऑरल एट्रेसिया और कंजेनाइटल मीएटल एट्रेसिया। इफ इनकम्प्लीट कैनालाइजेशन तो कंजेनाइटल स्टेनोसिस। ये देखो आप, नॉर्मल ईयर में क्या हो रहा है कि नॉर्मल ईयर में कैनाल का फॉर्मेशन प्रॉपर हो रहा है। ये रहा आपका टीएम, ये रहा कैनाल। तो ये पूरी आपकी कैनाल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ड्रम है आपका जो टीएम। एट्रेसिया में क्या हो रहा है कि इसमें कैनाल पूरी फॉर्म नहीं हो रही है, सिर्फ इतना ही हुआ है। बाकी इधर पूरा बोनी पार्ट, अभी ये पूरा बोन आपका बचा हुआ है। इधर देखो आप, कैनाल इसमें है ही नहीं और न ही ये ड्रम का फॉर्मेशन हुआ है। सीटी में कैसा दिखता है? सीटी में देखो, यहाँ पे आपको देखो पूरा बोन दिख रही है। नॉर्मली क्या होती है, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें आपका ये जो पोर्शन, ये पिन्ना वाला पोर्शन होता है आपका, और ये जो पोर्शन है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। इधर देखो, इधर पूरा पूरा बोन है, इधर कोई एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल नहीं है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल इज द कर्व्ड एस शेप। देखो, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है वो कर्व होती है, एस शेप जैसा होता है, एस शेप होता है। ये देखो आप, एस शेप जैसा है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द कोंका, मैंने आपको बताया था कोंका कैवम जो होता है वो कंटिन्यूएशन होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से ऑफ द ऑरिकल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इट कंडक्ट द साउंड वेव टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये साउंड वेव को कंडक्ट करता है, वहाँ साउंड वेव को टीएम तक पहुंचाता है। इट हेल्प द प्रोटेक्ट द मिडिल एंड द इनर ईयर। इसकी लेंथ जो होती है 24 mm इन एडल्ट में होती है, 2.4 सेंटीमीटर 24 mm होती है, जिसमें आउटर पार्ट जो होता है 1/3 जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है और जो इनर 2/3 होता है वो बोनी पार्ट होता है। इसमें ये देखिए आप, ये जो आउटर 1/3 पार्ट है ये आपका आउटर 1/3 पार्ट जो है कार्टिलेजिनस है, और बाकी यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा बोन स्टार्ट है। तो ये जो बोन है, बाकी का 2/3 बोनी पार्ट है। इसका डायरेक्शन जो होता है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की डायरेक्शन होती है, इनवर्ड, फॉरवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड। इनवर्ड, फॉरवर्ड और स्लाइटली अपवर्ड। इट हैज 2 बेंड्स, one at the junction of cartilaginous and bony part and other within the bony canal। तो इसमें जो होता है आपका एक जो कर्व आता है
आपका एक कर्व जो होता है, जो ये कार्टिलेजिनस और जो बोनी जंक्शन होता है, एक कर्व तो यहाँ आता है, दूसरा कर्व ये बोन के पास आता है, तब ये एस शेप का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, अब डायरेक्शन एस शेप होती है, तो अगर हमें ऑटो एंडोस्कोपी करनी होती है या ओटोस्कोपी करनी होती है, तो हमें पिन्ना को किसी डायरेक्शन में पुल करना पड़ेगा, तभी तो वो सेम अलाइनमेंट में आएगा, तब हमें टीएम दिखती है। तो हमें टीएम देखने के लिए ओटोस्कोपी में क्या करना पड़ेगा, पिन्ना को कैसे पुल करना पड़ेगा, अपवर्ड अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इसको हमें कैसे याद करते हैं, बुल से। बुल्स आई लैंप होता है एग्जामिनेशन करने के लिए, जब हम ईयर को एग्जामिन करते हैं तो बुल्स आई लैंप लगाते हैं, साइड में लगा रहता है डॉक्टर के, तो उसमें क्या होता है, बुल। तो बुल में जब हम टीएम को एग्जामिन करने लगते हैं तो बैकवर्ड, अपवर्ड एंड लेटरल, लेटरल ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, थोड़ा अपवर्ड ले जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगी, हमारी जो कैनाल है वो स्ट्रेट हो जाएगी, तो हमें टीएम जो है प्रॉपर विजुलाइज होगा। इन्फेंट में क्या होता है, इन्फेंट में इसे पुल डाउनवर्ड करते हैं, अपवर्ड की बजाय डाउनवर्ड पुल करेंगे, अपवर्ड बैकवर्ड, जो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करेंगे, तो इससे क्या होगा, कैनाल जो होती है हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, जिससे हमें टीएम दिख जाएगी। उसके बाद हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गया। अब एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में जो नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एंटीरियर सुपीरियर जो होता है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ये किसकी ब्रांच थी, ट्राइजेमिनल नर्व की। उसके बाद वेगस नर्व की सप्लाई होती है एंटीरियो इन्फीरियर, एंटीरियो इन्फीरियर, और फ्लोर पे जो होती है, जो नर्व की सप्लाई होती है वो 10th की ऑर्नोल नर्व होती है, ऑर्नोल नर्व होती है। इसी की वजह से कफ रिफ्लेक्स भी आता है, जब हम कभी ईयर क्लीनिंग करते हैं या ईयर में किसी चीज़ से खुजली करते हैं, तो हमें कभी कभी कफ आता है, तो इसी नर्व की स्टिमुलेशन की वजह से हमारा जो होता है ऑर्नोल नर्व होता है, जो कफ रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद पोस्टीरियर इन्फीरियर में, पोस्टीरियर में ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व की सप्लाई होती है, और पोस्टीरियर सुपीरियर में 7th नर्व, फेशियल नर्व की सप्लाई होती है। तो हमारी जो नर्व सप्लाई है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो ब्रांच होती है ट्राइजेमिनल की, एंटीरियर वॉल और रूफ पे। जो ऑरिकुलर ब्रांच होती है वेगस की, जिसे ऑर्नल नर्व कहा जाता है, ये पोस्टीरियर वॉल एंड फ्लोर पे होता है, इसकी वजह से कफ रिफ्लेक्स आता है, इसे ईयर कफ रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। फेशियल नर्व जो होता है स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है, और ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होती है वो आउटर पार्ट ऑफ कोनका का और मिएटस का, दोनों पार्ट को सप्लाई करता है। उसके बाद हमारी ब्लड सप्लाई जो आती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, पिन्ना की ब्लड सप्लाई मैंने बता दी थी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो होती है ये सप्लाई करती हैं। उसी में से हमारी जो एंटीरियर ऑरिकुलर ब्रांच होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की, वो एंटीरियर ऑरिकुलर ब्रांच होती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी को सप्लाई करती है, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी भी करती है, एंटीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और डीप ऑरिकुलर आर्टरी, ये 3 आर्टरी जो होती हैं ये हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को सप्लाई करती हैं। तो ये हो गया मैग्जिलरी आर्टरी की जो ब्रांच है डीप ऑरिकुलर आर्टरी, ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, दिस इज द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो मैग्जिलरी आर्टरी की जो ब्रांच होती है डीप ऑरिकुलर आर्टरी, वो सप्लाई करती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को, और पोस्टीरियर, और नेक्स्ट जो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो होती है वो भी हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को सप्लाई करती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जैसे पिन्ना का था प्री ऑरिकुलर मैस्टॉइड, पोस्ट ऑरिकुलर और सुपरफिशियल सर्वाइकल, वैसे इसमें भी है प्री ऑरिकुलर जिसे पैरोटिड लिम्फ नोड कहते हैं, ये एंटीरियर कैनाल जो एंटीरियर वॉल है एंटीरियर कैनाल की, वो लिम्फेटिक ड्रेनेज इसमें होता है प्री ऑरिकुलर में। उसके बाद मैस्टॉइड रिट्रो ऑरिकुलर लिम्फ नोड में
जो पोस्टीरियर कैनाल होती है उसका होता है, और डीप सर्वाइकल, वहाँ पे सुपरफिशियल सर्वाइकल थी, यहाँ पे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड जो होती है वो डीप ड्रेनेज, मतलब ईएसी के जो लास्ट पोर्शन होता है उसका जो है ड्रेनेज होता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एनाटॉमी हम देखेंगे, उससे पहले इसकी एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है वो फर्स्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट एंड पाउच के बीच में होता है। फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट एंड फर्स्ट फेरेंजियल पाउच के बीच में होता है। जो फेरेंजियल आर्चेज की वीडियो है आप उसको जाके एक बार देखें, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि किस आर्च से, किस क्लेफ्ट से, किस पाउच से क्या बनता है। तो जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? एट द जंक्शन ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट एंड द पाउच बिटवीन द फर्स्ट आर्च एक्सटर्नली एंड फर्स्ट पाउच इंटरनली। इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इक्टोडर्म जो होती है आउटर लेयर होती है, जो फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट से बनता है। क्लेफ्ट आउटर साइड में होता है, तो इधर से क्लेफ्ट से बनता है जो इक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। इंडोडर्मल जो इनर लेयर होती है वो पाउच से बनती है, और मीजोडर्म जो होता है, जो फाइब्रस लेयर होता है, वो जो होता है इन दोनों के आर्चेज के बीच में बनता है। ठीक है, तो जो मीजोडर्म होता है इन दोनों आर्चेज के बीच में बनता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। आउटर जो होती है, आउटर क्यूट 3 लेयर होती हैं। आउटर जो होती है क्यूटेनियस लेयर या एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, और जो मिडिल फाइब्रस लेयर होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, और जो इनर म्यूकोजल लेयर होती है वो एंडोडर्मल ओरिजिन की होती है। ये देखिए, फर्स्ट फेरेंजियल पाउच यहाँ से, और ये फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट, इसके बीच में मेजोडर्मल ओरिजिन होती है। तो ये तीन तीन जो है 3 जर्मिनल लेयर फॉर्म करती है। तो जो आउटर आउटर हो गया, आउटर इपिथेलियल हो गया, और मिडिल जो होता है फाइब्रस लेयर हो गया, और इनर जो होता है म्यूकोजल लेयर। अब उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं टीएम के बारे में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है थिन ओवल and semi-transparent membrane that separate the external auditory canal from the middle ear cavity। जो external auditory canal और middle ear cavity को जो separate करता है वो tympanic membrane के थ्रू होता है। It plays the vital role in hearing by receiving sound wave and transmitting vibration via the ossicle। जो malleus incus और stapes होता है उसके थ्रू inner ear में साउंड को भेजता है। इसका डायमेंशन क्या होता है? इसकी हाइट जो होती है 9 to 10 mm की होती है। इसकी जो हाइट होती है वो लगभग 9 to 10 mm होती है, और जो इसकी विड्थ होती है वो भी 9 mm के आसपास होती है। विड्थ भी 8 to 9 mm होती है। इसकी थिकनेस जो होती है 0.1 mm होती है, 0.1 mm। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? हाइट इंटू विड्थ हो गया, तो 90 mm स्क्वायर इसका सरफेस एरिया हो गया। बट ओनली 55% but only 55 mm square is the vibrate effectively। ये जो 90 mm स्क्वायर है इसमें से सिर्फ 55 mm स्क्वायर जो होता है वो वाइब्रेट करता है। ओरिएंटेशन कैसा होता है? ओरिएंटेशन जो होता है आपका ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, फेसेस डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड लैटरली। ऐसे जो होता है जो हमारी टीएम होती है ऐसे ऑब्लिकली फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरली प्लेस्ड होती है। एंगल कितना बनाती है? 55 डिग्री विद द फ्लोर ऑफ ईएसी। ये जो ईएसी का फ्लोर होता है उससे 55 डिग्री बनाती है। तो 55 डिग्री एंड 55 वाइब्रे 55 डिग्री एंगल एंड 55 डिग्री इफेक्टिव वाइब्रेशन। एंड व्हाट इज द पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन? 2 पार्ट होते हैं। पार्स टेंसर जो लार्जर पार्ट होता है, इट ऑक्युपाइज द लोअर 4/5 of fifth of the TM। It is a taut and thick fibrous layer is present responsible for sound conduction।
तो ये आपका जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया है, ये आपका पार्स टेंसा है। तो ये जो हमारा पूरा एरिया है, ये हमारा हो गया पार्स टेंसा। ये हमारा पार्स टेंसा हो गया। और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन होता है पार्स फ्लैसिडा है। अब इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये आपका पोस्टीरियर फोल्ड होता है, ये पोस्टीरियर फोल्ड होता है, ये इंटीरियर फोल्ड होता है। आपका इंटीरियर फोल्ड, पोस्टीरियर फोल्ड। इनकस की शैडो यहाँ पे दिख रही है, दिस इज द इनकस। इनकस अम्बू, अम्बू वो पार्ट होता है जहाँ पे टीएम जो होती है, टीएम से मेलियस का जो हैंडल होता है अटैच होता है, वो अम्बू होता है। यहाँ से अम्बू से ही कोन ऑफ लाइट बनती है, कोन ऑफ लाइट बनती है। कोन ऑफ लाइट ऑलवेज एंटीरियो इंफीरियर, एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में बनती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना होता है। में होता है तो ये इंटीरियर इंफीरियर में होता है। तो ये हो गया इंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट, ये हो गया इंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट, ये हो गया पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट, ये हो गया पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। तो ये हमारा जो पास्ट टेंसा होता है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। तो हमारी जो कोन ऑफ लाइट बनती है वो इंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट में बनती है। तो हमारा पास टेंसा वाला एरिया हो गया, ये पूरा हो गया पास टेंसा। और दूसरी बात पास फ्लैसिडा जो स्मॉलर होता है और इसे शार्पनेस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दिस इज द पास फ्लैसिडा, ऑल दिस इज द पार्स फ्लैसिडा। The upper 1/5 of the TM above the anterior and posterior malleolar fold, ये रहा इंटीरियर मेलियो, ये रहा इंटीरियर मेलियोर फोल्ड, ये रहा पोस्टीरियर मेलियोर फोल्ड। इसके ऊपर का जो भी पार्ट होता है वो आपका हमारा पास फ्लैसिडा होता है। इट इज द थिन लैक ऑफ फाइब्रस मिडिल लेयर। इस ये काफ़ी थिन होता है और इसमें जो मिडिल लेयर में फाइब्रस लेयर होती है वो absent होती है। दैट्स वाई इट इज मोर फ्लैसिड and a common site for the retraction of pocket. Due to the absence of the fibrous layer, it is more prone to the formation of the retraction pocket, which cause the cholesteatoma. Now the layer of the tympanic membrane has the 3 layer except the pars flaccida which lacks the middle layer. फाइब्रस लेयर नहीं होती है पास फ्लैसिडा में। आउटर लेयर जो होती है थिन स्किन कंटिन्यूस विद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और मिडिल लेयर जो होती है वो फाइब्रस लेयर होती है। इसमें जो फाइबर्स होते हैं रेडियल और सर्कुलर फाइबर्स होते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनर लेयर जो होती है वो म्यूकोजल लेयर होती है कंटिन्यूअस विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द मिडिल लेयर। तो ये हो गया आपका इंटीरियर, तो ये हो गया आपका इंटीरियर मेल्यूलर फोल्ड, ये आपका पोस्टीरियर मेल्यूलर फोल्ड। अब ये जो एरिया है ये आपका पार्स फ्लैसिडा वाला एरिया है। ये जो पार्स फ्लैसिडा हो गया, ये मेलियस का मेलियस ऑफ हैंडल ऑफ मेलियस है, ये हैंडल ऑफ मेलियस है, ये पार्स टेंसा है, फाइब्रस एनुलर लिगामेंट एंड बोनी टिम्पैनिक रिंग। तो पार्स टेंसा में सर्कुलर फाइबर्स होते हैं और रेडियल फाइबर्स होते हैं। सर्कुलर फाइबर्स एंड द रेडियल फाइबर्स जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं पास टेंसा को। लैंडमार्क क्या क्या होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में? ओटोस्कोपी जब हम करते हैं तो हमें कौन कौन से पार्ट उसमें दिखेंगे? तो एक तो हैंडल ऑफ मेलियस दिखता है जब भी आप ओटोस्कोपी करते हैं, तो ये ओटोस्कोपिक फाइंडिंग है, हैंडल ऑफ मेलियस दिखता है और आपको इनकस का शैडो दिखता है, अम्बू दिखता है, पास टेंसा, पास फ्लैसिडा। तो हैंडल ऑफ मेलियस, लेटरल प्रोसेस ऑफ मेलियस दिखता है जो स्मॉल प्रोमिनेंस एट द अपर एंड,
और एंटीरियर पोस्टीरियर मेल्युलर फोल्ड अभी आपको बताया था। अम्बु दिखता है जो सेंट्रल पॉइंट होता है मेलियस का हैंडल जहाँ अटैच होता है। मैक्सिमम डिप्रेशन कॉज करता है क्योंकि वहाँ पे अटैच होते क्योंकि वहाँ पे अटैच होता है टीएम के साथ, तो उसको पुल करके रखता है। लाइट रिफ्लेक्स या कोन ऑफ लाइट जो होती है वो आपकी इंटीरियर इन्फीरियर में आती है जो 5 o'clock होता है। इंटीरियर इन्फीरियर में होता है जो 5 o'clock इन राइट ईयर में और 7 o'clock इन द लेफ्ट ईयर में दिखेगा। क्वाड्रेंट्स क्या क्या होते हैं अभी आपको मैंने बता दिया था। क्वाड्रेंट कैसे डिवाइड करते हैं, ये आपके क्वाड्रेंट्स ऐसे डिवाइड करते हैं इंटीरियर सुपीरियर, इंटीरियर इन्फीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर इन्फीरियर। ये ओटोस्कोपी में आपको टीएम बिल्कुल ऐसे दिखेगी, तो आपको ऐसे डिवाइड करना है। कोन ऑफ लाइट हमेशा इंटीरियर इन्फीरियर पोर्शन में होगा बाकी इंटीरियर सुपीरियर, पोस्टीरियर सुपीरियर एंड पोस्टीरियर इन्फीरियर। ब्लड सप्लाई क्या होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की? ब्लड सप्लाई जो आपकी होती है आउटर जो सरफेस होता है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस होता है, उसकी डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। डीप ऑरिकुलर ब्रांच जो होती है वो आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को भी सप्लाई कर रही थी मैक्सिलरी आर्टरी, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। तो ये हो गया आपका डीप ऑरिकुलर आर्टरी यहाँ पे हो गई जो आपको लेटरल वॉल ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है, और डीप ऑरिकुलर आर्टरी हो गई और पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच हो गई, ये आपकी सप्लाई करती है अपना। इनर सरफेस में क्या है? एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच और स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच। तो स्टाइलोमेस्टोइड ब्रांच की जो होती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो होती है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है, और इंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी जो होती है, इंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच, स्टाइलोमेस्टोइड आर्टरी की जो पोस्टीरियर टिम्पैनिक ब्रांच होती है ये सप्लाई करती है, और इंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी जो मैक्सिलरी आर्टरी की इंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी होती है वो भी सप्लाई करती है इनर साइड में ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद आता है हमारा नर्व सप्लाई। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो नर्व सप्लाई होती है आउटर सरफेस पे सेम वही ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो ब्रांच होती है ट्राइजेमिनल की, उसके बाद ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस और नर्व होती है वो सप्लाई करती है, और स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ फेशियल। इनर सरफेस में कौन सी होती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो 9th क्रेनियल नर्व होती है वो मिडिल ईयर को भी सप्लाई करती है। तो ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जो होती है इनर साइड ऑफ द या जो मिडिल ईयर का साइड है उधर भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नर्व सप्लाई होती है। तो ये हमारा हो गया एंटीरियर साइड में ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व हो गई जो ट्राइजेमिनल की ब्रांच है, और वेगस की ऑर्नल नर्व होती है ये आपको इंफीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड में सप्लाई करेगी। फेशियल की भी सप्लाई होती है, और आपके जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस में आपका टिम्पैनिक प्लेक्सस जो बनाता है ग्लोसोफेरेंजियल जैकब्सन नर्व जिसे कहा जाता है उसकी सप्लाई होती है। तो ये हो गया हमारा नर्व सप्लाई ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है? लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट मेनली द प्री ऑरिकुलर पैरोटिड जिसे पैरोटिड भी कहा जाता है और रिट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड, प्री ऑरिकुलर और रिट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड इसमें लिम्फेटिक। फंक्शन क्या होता है? साउंड ट्रांसड्यूसर। तो ये कन्वर्ट करता है एयर वाइब्रेशन को मैकेनिकल वाइब्रेशन में, एयर वाइब्रेशन को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करके ये ट्रांसमिट करता है जो साउंड होता है वो ऑसिकल्स मेलिस इंकस और स्टिपेज पे। और ये क्या करता है? प्रोटेक्ट द मिडिल ईयर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिससे कोई इन्फेक्शन अंदर न जाने पाए। तो ये एक तरह का बैरियर का भी काम करता है, और मेंटेन द प्रेशर बैलेंस बिटवीन द आउटर ईयर एंड द मिडिल ईयर, इसका काम एक ये भी। तो आज हमने देखा दोस्तों एक्सटर्नल ऑडिटरी, आज हमने देखा एक्सटर्नल ईयर का जो एनाटमी थी उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, और जो उससे कोरिलेटेड उसकी एम्ब्रियोलॉजी थी और जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था आज हमने। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, डॉक्टर्स डायरी।